प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी SBA पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र प्रथम की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके हिंदी साहित्य के इस प्रथम प्रश्न पत्र में एक 12 अंकों का प्रश्न आता है जो आधुनिक काल के हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित है, यानी आधुनिक काल की विविध काव्य प्रवृत्तियों पर प्रश्न आता है। और प्रश्न है कि आधुनिक काल की काव्य प्रवृत्तियों का आधुनिक काल की काव्य प्रवृत्तियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए कवियों का प्रमुख संक्षिप्त परिचय। क्योंकि हर प्रश्न काफ़ी विस्तृत होता है और जैसे पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और प्रवृत्तियों पर विस्तार से प्रकाश डाला और द्विविध युगीन कवियों की संक्षिप्त परिचय और द्विविध युगीन प्रवृत्तियों पर हमने विस्तार से चर्चा की। साथ ही पिछली 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने छायावाद का परिचय, छायावाद की पृष्ठभूमि, तत्कालीन परिस्थितियाँ, छायावाद का अर्थ, छायावाद की परिभाषा और छायावाद के कवियों का संक्षिप्त परिचय पर हमने विस्तार से चर्चा की है। और छायावाद की काव्य प्रवृत्तियों पर हमने जो विषयगत प्रवृत्तियां हैं 8 प्रवृत्तियों पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं छायावाद की विचारगत प्रवृत्तियां, जिसमें पहली प्रवृत्ति आती है तत्व चिंतन यानी दार्शनिकता की प्रधानता। छायावादी काव्य में योग दर्शन, शैव दर्शन, बौद्ध दर्शन, अद्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद, आनंदवाद आदि दार्शनिक वादों का चिंतन हमें उपलब्ध होता है। तात्पर्य ये कि इन दार्शनिक तत्वों की व्याख्याएं इन कवियों की कविताओं में प्रस्तुत हुई है। जैसे कामायनी में सर्वात्मवाद को स्वीकारा गया है। साथ ही बौद्ध दर्शन एवं शैव दर्शन का समन्वय भी कामायनी में किया गया है। निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी, महादेव वर्मा जी के काव्य में दार्शनिक कविताएं इनका प्रमाण हैं। और दार्शनिक क्षेत्र में छायावाद सर्वात्मवाद का पोषक रहा है। यहाँ पर कुछ काव्य पंक्तियाँ हम ले रहे हैं। विषमता की पीड़ा से त्रस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमि का मधुमय दान। ये कामायनी की पंक्तियाँ हैं। और इन पंक्तियों में जो संसार में, विश्व में जो विषमता फैली हुई है, असमानता जो फैली हुई है, उस विषमता की पीड़ा से सारे संसार के प्राणी त्रस्त हैं, भयभीत हैं। हो रहा स्पंदित विश्व महान, इस असमानता और विषमता से ही, सामाजिक विषमता से ही जो विश्व है वो संचालित हैं, क्रियाशील हैं। यही दुख सुख विकास का सत्य, यानी मनुष्य के जीवन में जब सुख दुख आएंगे तभी उसका विकास हो पाएगा। केवल सुख की स्थिति रहेगी तो पूरी तरह से विकास नहीं कर पाएगा, या दुखद स्थिति रहेगी तो भी उसका विकास नहीं होगा। दोनों का अनवरत क्रम से प्रकृति के रात और दिन की तरह सुख और दुख भी मनुष्य के जीवन में आगमन होने से मनुष्य जीवन विकास की ओर अग्रसर होता है। और यही भूमि का मधुमय दान अर्थात विधाता का मधुमय दान है मनुष्य को। इसी के अनुसार, इसी का अनुसरण करते हुए मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। छायावाद की इन विचारगत प्रवृत्तियों में दार्शनिकता के बाद दूसरी प्रवृत्ति आती है सर्वात्मवाद। इसका अर्थ है समस्त विश्व में चेतना की अनुभूति कराना। इसमें विश्व की किसी भी वस्तु को अचेतन नहीं माना जाता है। प्रसाद जी, पंत जी आदि कवियों में इस प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। जैसे एक पंक्ति उदाहरण के रूप में यहाँ पर है, नीचे जल था ऊपर हिम था। यानी कामायनी में जब जल प्रलय हो जाती है तो जल प्रलय के उपरांत मनु जो है हिमालय की एक चट्टान पर बैठे हुए चिंता मग्न हैं। और उसी दृश्य को यहाँ प्रस्तुत किया गया कि नीचे जल था, ऊपर हिम, ऊपर बर्फ और नीचे जल, एक तरल और एक सघन। दोनों में कोई वैचारिक भिन्नता नहीं है, तात्विक भिन्नता नहीं है। एक तत्व की ही प्रधानता, अर्थात जल तत्व की ही उसमें प्रधानता है। और वो तत्व कौन है? वो विधाता। कहो उसे जड़ या फिर चेतन, वो जड़ रूप में भी रहता है या फिर वो चेतनशील रूप में भी रहता है। तो ये एक सर्वात्मवाद की प्रवृत्ति हमें यहाँ दृष्टिगोचर हुई। अगली जो काव्य प्रवृत्ति है छायावाद की, वो है मानवतावाद।
छायावादी कवियों ने धर्म की संकुचित परिधि से अपने को मुक्त कर मानव धर्म की उपासना की है। ईश्वर की अपेक्षा मानव को महत्व देना मानवतावाद कहलाता है। मानव की सत्ता को स्वीकारना इसका चरम लक्ष्य है। कामायनी में मानवतावादी दृष्टिकोण की झलक हमें सर्वत्र मिलती है तथा अखंड आनंदवाद की स्थापना भी कामायनी के अंतिम सर्ग में, आनंद सर्ग में की गई है। देखिए यहाँ पर, औरों को हंसते देखो मनु, अर्थात दूसरों को हंसते हुए देखना चाहिए, हमें हंसते हुए रहना चाहिए। हंसो और सुख पाओ, खुद भी हंसो और दूसरों को भी सुख पहुंचाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ, अर्थात अपने पास में जो सुख हैं उन सुखों में सबको शामिल करो, उसको फैला लो और सबको सुखी बनाओ, यानी यह आनंदवाद है। इससे वसुदेव कुटुंबकम की भावना की स्थापना होती है। सभी परिवार के सदस्य एक जैसे हैं, सभी के सुख, एक के सुख सभी के सुख होते हैं, एक के कष्ट सभी के कष्ट होते हैं, उनका निवारण करने का प्रयास होना चाहिए। तो ये एक आनंदवाद की स्थापना यहाँ पर हुई है। और अगली काव्य प्रवृत्ति राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। हालांकि छायावादी कवियों को पलायनवादी कवि कहा जाता है, लेकिन इनकी कविताओं में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और बलिदान की भावना भी यत्र तत्र हमें दृष्टिगोचर होती है। छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के भाव या स्वर भी मुखरित हुए हैं। इन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का गुणगान किया है। जैसे अरुणीय मधुमेह देश हमारा, अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। अनजान मनुष्य को भी भारत में सहारा मिल जाता है। तो ऐसी पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी ने ये लिखी है। और आगे की ओर हम बढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का कालखंड भी यही है, इसी समय में उनकी कविताएं आरंभ होती है। हालांकि छायावाद के बाद में एक राष्ट्रीय काव्य धारा अलग से होती है, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी बालकृष्ण शर्मा नवीन, इन सभी की राष्ट्रीय काव्य धारा देशभक्ति और बलिदान को प्रेरित करने वाली कविताएं एक अलग काव्य धारा है। और इसी तरह से एक काव्य धारा व्यक्तिवादी काव्य धारा, हालावादी, मांसलवादी जिसको कह सकते हैं, वो भी यहीं से एक अलग काव्य धाराएँ होती है। छायावादोत्तर काव्य धारा इसको कह सकते हैं। और एक समष्टिवादी यानी सामाजिक काव्य धारा, यथार्थवादी काव्य धारा, या जिसे साम्यवादी या प्रगतिवादी के नाम से भी जाना जाता है, वो भी छायावादोत्तर काव्य धारा है, जिसका छायावाद के अंत के उपरांत आरंभ होता है 1936 में। तो देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी गीतों में राष्ट्रभक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर हैं। एक पुष्प की अभिलाषा वह चर्चित कविता है, जिसका उदाहरण यह द्रष्टव्य है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, यानी एक पुष्प वह अपने वन के माली यानी अपने मालिक को कहता है, उस पथ पर तुम देना फेंक, मुझे तोड़ करके उस पथ पर तुम फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पथ जाए वीर अनेक, यानी ये समर्पण भावना एक पुष्प की मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जो वीर जहाँ से जा रहा उसके कदमों में मुझे पीछे से गिरा देना, तो मैं गौरवान्वित महसूस करूँगा। छायावादी कविता की इस राष्ट्रीय चेतना को देख करके निष्कर्ष निकलता है कि कवि अपने युग से नितांत असंपृक्त नहीं रह सकता। अपने युग का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता और उसकी अभिव्यक्ति वो अपनी कविताओं में करता ही है। भले ही छायावादी काव्य को हम वैयक्तिक काव्य धारा कह दें, लेकिन यहाँ राष्ट्रभक्ति से भी ये रहित नहीं है। अगली काव्य प्रवृत्ति है विचारगत प्रवृत्ति में हम जब चल रहे हैं। विश्व बंधुत्व की भावना यानी वसुदेव कुटुंबकम की भावना छायावाद में हमें देखने को मिलती है। जब वहाँ मानवतावाद की भावना की प्रतिष्ठा हुई है, तो वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना स्वतः ही साकार होती है। विश्वव्यापी मानवता की अनुगूंज भी छायावादी कवियों में मिलती है। धर्म के क्षेत्र में मानवतावाद, राजनीति में विश्व बंधुत्व, साहित्य में कलावाद और समाज में समन्वयवाद आदि छायावादी कवियों में मौजूद हैं। निराला की बादल राग कविता में जागृति का उन्होंने मंत्र फूंका है। तो जागो फिर एक बार कविता में उन्होंने समग्र राष्ट्र का आह्वान किया है कि तुम एक बार जागृत हो जाओ और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करो, देश और मातृभूमि को उनकी चंगुल से, उनकी बेड़ियों से मुक्त करा दो। एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है कामायनी से। मनु ने कुछ मुस्कुरा कर कैलाश और दिखाया, यानी मनु ने जो मनु और श्रद्धा दोनों कैलाश पर्वत पर हैं। मनु ने कुछ मुस्कुराकर कैलाश और दिखाया, यानी कैलाश की तरफ दृष्टि डाल करके कैलाश पर्वत पर जो पहुँचे हैं यात्री, उन सभी को कैलाश पर्वत के दर्शन कराए। बोले देखो कि यहाँ पर कोई नहीं पराया है, अर्थात यहाँ पर जाति पाति का कोई बंधन नहीं है।
कोई सांप्रदायिकता यहाँ पर नहीं है, सभी मनुष्य एक हैं और यहाँ कोई पराया नहीं, सभी अपने हैं। तो ये एक विश्व बंधुत्व की भावना है। वसुधैव कुटुंबकम, अतः सारा विश्व एक परिवार है और हम सभी साथी हैं। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। अर्थात चेतना का सुंदर इतिहास, यानी ये जो चेतना मानव चेतना है उसका एकजुटता का, एक परिवार का, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना का सुंदर इतिहास अब लिखा जाए। अखिल मानव भावों का सत्य, अर्थात सभी मानव एक हैं, ऐसी सत्यता की भावना, हम भाई भाई हैं, एकजुटता की भावना का इतिहास लिखने के लिए कवि कह रहे हैं विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। अर्थात तो फिर मनमुटाव होगा ही नहीं, सांप्रदायिकता की भावना पनपेगी नहीं, तो हम सब दिव्य अक्षरों से इतिहास लिखा जाएगा विश्व के हृदय पटल पर कि हम सभी एक हैं, हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो ऐसी ही विश्व बंधुत्व की भावना छायावाद में दृष्टिगोचर होती है। अगली काव्य प्रवृत्ति, विज्ञान के प्रभाव से बौद्धिकता। जैसे जैसे वैज्ञानिक चमत्कार बढ़ते गए, वैज्ञानिक यंत्र आते गए, तो मनुष्य बुद्धि की ओर अग्रसर होता गया और उसका हृदय पक्ष जो है वो कमज़ोर होता गया और बुद्धि उस पर हावी होती रही। देखिए, आज का भौतिकवादी मानव यांत्रिक सभ्यता के आघातों से करा रहा है। उसकी समस्त प्रकृत शक्तियाँ यानी स्वाभाविक जो शक्तियाँ हैं वो जड़ यंत्रों ने छीन ली है। शोषण से उसका जीवन जर्जर बन गया है। कामायनी की ईड़ा पात्र जो है वो बुद्धिवाद का ही प्रतीक है। प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, यानी ईड़ा को यानी बुद्धि को संबोधित करके कहा है कि प्रकृति यानी प्रकृति के द्वारा जो स्वाभाविक शक्तियाँ मनुष्य को प्रदत्त हुई है उनको तुमने यांत्रिकरण के द्वारा छीन ली है। शोषण कर जीवन बना दी जर्जर जीनी, और उन यांत्रिकता यंत्रों के द्वारा मानव जीवन की शक्तियों का शोषण कर करके मनुष्य जीवन जो स्वाभाविक जीवन है, नैसर्गिक जीवन, उसका तुमने हरण कर लिया, उसको जीना और दुर्बल बना दिया, शक्तिहीन कर दिया। अब हम छायावाद की शैलीगत प्रवृत्तियों की ओर बढ़ते हैं। काव्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में हमने दो प्रवृत्तियाँ ली है। छायावाद की विषयगत प्रवृत्तियाँ 8 प्रवृत्तियों पर हमने चर्चा की थी, और फिर बाकी शेष जो प्रवृत्तियाँ हैं वह विचारगत प्रवृत्तियाँ, कुल 14 काव्य प्रवृत्तियों पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और अब अगली जो काव्य का अगला जो पक्ष है कला पक्ष, उसके ऊपर हम चल रहे हैं, जिसे अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं। देखिए, शिल्प के क्षेत्र में छायावादी कविता में प्रतीकात्मकता मिलती है। कोमलकांत पदावली का प्रयोग, चित्रमयी भाषा का प्रयोग, लाक्षणिकता की शैली, गीतात्मकता, अलंकारिकता की प्रवृत्ति, छंद योजना आदि का विशेष महत्व है। चित्रमयी भाषा को देखिए, चित्रमयी भाषा का तात्पर्य जब किसी विषय प्रसंग वस्तु का वर्णन करते हैं तो आंखों के सामने उसका चित्र घूम जाना चाहिए, बिंब बन जाना चाहिए, ऐसा चित्रण इन छायावादी कवियों ने किया है। छायावादी कवियों में चित्रात्मकता की प्रवृत्ति रही है। कवि बिंब के माध्यम से पाठक के समक्ष एक चित्र सा उपस्थित कर देता है। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, ये कामायनी का प्रसंग है। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ यानी सागर की लहरें उधर गरज रही है, गर्जना कर रही है उधर। और कुटिल काल के जालों सी, यानी कुटिल काल यानी सर्प, कुटिल टेढ़े मेढ़े वक्र सर्पों की भांति, सर्पों के जालों की भांति सिंधु लहरियाँ गरज रही है। चली आ रही फैन उगलती फन फैलाएं व्यालों सी, और वो सिंधु लहरियाँ जो है कुटिल काल का रूप उनको देख करके, कुटिल काल यानी सर्प जो आपस में उलझे हुए हैं, फन फैला करके, फैन उगलते झाग उगलते हुए वो सर्पिणियों की भांति वो इधर आ रही है। यानी सीधा सीधा दृश्य तो लहरों का है। लहरें हवा के झोंकों के साथ में वो गरजना करते हुए एक के बाद एक उठ रही है और किनारे तक आ रही है। और कवि इसके ऊपर आरोप करके ऐसा कह रहा है कि मानो सर्पों का जाल हो जो फन फैला करके इधर की ओर आ रहे हों, यानी काल का ग्रास बनाने के लिए वो आ रहे हों। तो लहरों में नागराज की कल्पना यहाँ पर की गई है। तो चित्रमयी भाषा आंखों के सामने एक ऐसा चित्र सा बन गया है। प्राय काफ़ी कविताओं में लगभग कविताएं बिंबात्मक हैं। जैसे सुमित्रानंदन पंत की नौका विहार कविता, निराला जी की बादल राग कविता जैसी बहुत सारी कविताएं हैं। अब हम चलते प्रतीकात्मकता की ओर। छायावादी काव्य जो है प्रतीक शैली में अपनी अभिव्यंजना करता है, स्पष्ट नहीं करके प्रतीक चुन चुन करके अपनी बात को व्यक्त किया है छायावादी कवियों ने। कौन तुम वसंत के दूत वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, कौन तुम वसंत के दूत, यानी कामायनी में जब मनु और श्रद्धा का प्रथम मिलन होता है तो श्रद्धा प्रश्न करती है मनु से कि कौन तुम वसंत के दूत, अर्थात
मेरे जीवन में प्रकृति में जिस तरह से वसंत का आगमन होने से प्रकृति हरी भरी हो जाती है, तो सुखद वातावरण बन जाता है, उसी तरह से मेरे नीरस जीवन में तुम्हारा आगमन से एक वसंत का आगमन हुआ है, प्रसन्नता का आगमन, खुशियों का आगमन हुआ है। तो इस वीरस पतझड़ में अर्थात उजड़े हुए मेरे जीवन में तुम अति सुकुमार बसंत के समान कौन हो। फिर है, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से। और दूसरी ओर मनु के द्वारा भी ये कहलवाया गया कि सरदा के सौंदर्य को देख करके कि सरदा का जो मुख्य विदु चंद्रमा है और काली जंजीरें उसके घुंघराले बाल जो बातचीत करने से वो लहराते हैं, तो ऐसा लगता है कि घुंघराले बालों रूपी काली जंजीरों से इस मुख रूपी चंद्रमा को किसने बांधा। बहुत बड़ी कल्पना यहाँ पर प्रतीकात्मकता है। तो जंजीर और चंद्रमा के माध्यम से प्रतीक चुन करके कवि ने अपनी बात की और पतझड़ और वसंत का प्रतीक बना करके कवि ने अपनी बात व्यक्त की है। और फिर एक कोमलकांत पदावली, जैसे देखिए कोमल कोमल वर्णों का प्रयोग छायावादी काव्य में हुआ है, कविताओं में हुआ है। चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती मैं रखवाली, ये लज्जा सर की पंक्तियाँ कामायनी की कि चंचल किशोर यानी नायिका में जब किशोर नायिका में जब यौवन का आगमन होता रहता है तो लज्जा कहती है कि मैं उस लज्जा की रक्षा करती हूँ, उस किशोर सुंदरता की मैं रखवाली हूँ। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरिणी हंसिनी सी सुंदर, ये नौका विहार की पंक्तियाँ हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की कि नौका किस तरह से यमुना नदी में मंद मृदु कोमल कोमल मंद मंद रूप में मंथर मंथर धीरे धीरे गति से लघु छोटी सी तरिणी हंसिनी सी सुंदर, हंसिनी की भांति मस्त चाल से वो तैर रही है। इसी तरह से बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, यहाँ रूपक अलंकार मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि ने प्रातःकालीन दृश्य पर पनघट के दृश्य का आरोप किया है कि आकाश रूपी पनघट पर तारे रूपी गढ़ों को लिए उषा रूपी नारी डुबो रही है। और फिर है अगली 18वीं काव्य प्रवृत्ति, वह है लाक्षणिकता। लाक्षणिकता का तात्पर्य कि अभिधा शब्द शक्ति में सीधी बात ने कह करके मुख्यार्थ से ही मुख्यार्थ बाधित होने पर दूसरा अर्थ लक्ष्यार्थ ग्रहण करके अपनी बात लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना। तो लक्षणा की प्रवृत्ति छायावादी कवियों में है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। अब यहाँ स्पष्ट नहीं कह करके मुकुट बंधा था माथ, मुकुट बंधने का तात्पर्य कि विवाह का सेहरा सिर पे बंधा है। हुए कल ही हल्दी के हाथ, हल्दी के हाथ कल ही होने का तात्पर्य अभी भी उसका विवाह हुआ है। हाय रुक गया यही संसार, और संसार रुक जाने का तात्पर्य कि स्थायी वियोग श्रृंगार यानी करुण रस का आगमन, यानी उसके प्रियतम का निधन अर्थात वो विधवा हो गई। बना सिंदूर अंगार, और जो सिंदूर उसने लगाया वो उसको अंगारे की भांति जला रहा है, उसके जीवन को उजाड़ रहा है। सिंदूर अंगार बनने का तात्पर्य वह नायिका विधवा हो गई है। तो लाक्षणिक शब्दावली में इस बात को व्यक्त किया कवि ने। यहाँ सुकुमार लता रूपी नवयुवती का प्रतीक है जिसका सुहाग उजड़ गया है, और सिंदूर का अंगार बनना उसके वैधव्य को सूचित करता है। अतः भाषा में लाक्षणिकता का समावेश है। मुक्तक गीति शैली यानी प्रबंध काव्य कामायनी को छोड़ करके बहुत कम लिखे हुए लोकायतन भी सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया, लेकिन जो शैली रही है अधिकांशतः वो मुक्तक गीति शैली है। मुक्तक पद है, हर पद अपने आप में स्वतंत्र हैं, कविताएं स्वतंत्र हैं और पूर्वापर संबंध उसमें नहीं होता, और गेय शैली में ये कविताएं लिखी हुई है। दीवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे निराला जी की संध्या सुंदरी कविता से ये हैं। और मुक्तक शैली गीति शैली है, ये गाई जाती है इन पंक्तियों को। और फिर अगली प्रवृत्ति नवीन अलंकारों का प्रयोग भी छायावादी काव्य में देखने को मिलता है। जैसे मूर्त चीज़ है दिखाई दे रही है, उसके लिए अमूर्त उपमान चुने हैं जो दिखाई नहीं देता। अमूर्त का तात्पर्य जो अदृश्य हैं, जैसे बिखरी अलकें, अलकें यानी बालों की लटें, बाल घुंघराले बाल के अलकें, जो तर्क जाल, अब तर्क जाल दिखाई नहीं देता है, वो अमूर्त विधान है। तो बिक्री अंकों के लिए यानी मूर्त, बिक्री अंकें मूर्त हैं और जो तर्क जाल अमूर्त हैं उसके लिए उपमान चुना। और इसी तरह से अमूर्त के लिए मूर्त उपमान भी चुना। कीर्ति किरण, कीर्ति रूप, कीर्ति कभी दिखती नहीं है तो ये अमूर्त हैं। कीर्ति किरण सी नाच रही, अब किरणें नाच रही, नाचना मूर्त है, तो कीर्ति के लिए किरणें सी नाचना वो उपमान चुना गया, अमूर्त के लिए मूर्त। इसी तरह से विरोधाभास, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, अब मधुर कहना, दीपक को जलने के लिए मधुर कहना, और शीतल ज्वाला में जलता रहे। शीतल ज्वाला, ज्वाला तो गर्म होती, शीतल कहाँ से होती, ज्वाला आग तो जलाती है, लेकिन उसको शीतल कहना विरोधाभास है। इसी तरह से मानवीकरण, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत,
चुपचाप मनुष्य खड़ा होता है, वृक्षपांति वृक्षों की पंक्तियाँ चुपचाप नहीं होती, हवा रुकी हुई है, स्तब्ध वातावरण है, इसलिए पंक्तियाँ चुपचाप खड़ी हुई बताई गई है। मानवीकरण, मानवीय कार्य व्यापारों का आरोप है। सुनती जैसे कुछ निजी बात, अर्थात जैसे मनुष्य चुपचाप खड़ा होकर के कान दे करके कोई निजी बात सुनता, उसी तरह से वृक्ष की पंक्तियों को चुपचाप बातें सुनते हुए बताया गया है, तो मानवीकरण अलंकार। अंतिम काव्य प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं हम। नवीन छंद योजना, छायावाद में शास्त्रीय छंद, मिश्र छंद और नवीन छंदों का प्रयोग हुआ है। मात्रिक छंद, मुक्त छंद आदि प्रयुक्त हुए हैं। जैसे पदरी छंद का एक उदाहरण है, वे चंद्रहीन थी एक रात, चंद्रमा से रहित थी एक रात, जिसमें सोया था स्वच्छंद पात, जिसमें पत्ते स्वच्छंद रूप से सोए हुए थे। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। उपर्युक्त विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि छायावाद जीवन को महत्व देने वाला काव्य है, वैयक्तिक जीवन को महत्व देने वाला काव्य है, एक शांत, निर्मल और सूक्ष्म दृष्टि का काव्य है। इसे जीवन के प्रति एक भावात्मक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। इसमें मनोवेगों और अनुभूतियों का प्रसार ज़्यादा है। इसका कल्पना संसार भव्य, दिव्य और व्यापक हैं, क्योंकि कल्पना की वायवीय उड़ानें छायावादी कवियों ने की हैं। छायावाद ने जीवन के सूक्ष्मतम मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा की है। जैसे द्विविध युग स्थूल था, तो छायावाद सूक्ष्मतम है। तो सूक्ष्मतम मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा कर नवीन सौंदर्य चेतना जगाकर एक वृहद समाज की अभिरुचि का परिष्कार छायावाद ने किया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि छायावाद हिंदी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है तथा प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी और महादेवी वर्मा जी इस युग के ऐसे स्तंभ और हस्ताक्षर हैं जिनके योगदान से हिंदी काव्य की श्रीवृद्धि हुई, हिंदी काव्य अपनी समृद्धि को प्राप्त हुआ और खड़ी बोली हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा हुई। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैंने 4 ऑनलाइन कक्षाओं में इस छायावाद का अर्थ, पृष्ठभूमि, परिस्थितियाँ, अर्थ, परिभाषा और छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को पढ़ाया है। और एक 12 अंकों का आपका प्रश्न आएगा और अधिक ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें, याद करें, और परीक्षा में इसको जितना अच्छा लिखोगे उतने ही अच्छे अंक आपका आएंगे। जय हिंद, जय भारत।